चलिए, आज का हमारा जो नया लेक्चर है वो क्वांटम संख्या को ही आगे बढ़ा रहा है। पिछले लेक्चर में आपने जो है मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है समझ लेते हैं इसको। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। एम उपकोष के कक्षकों को प्रदर्शित करती है, यानी कि जो एम है वो क्या करेगी, उपकोष के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। यानी कि ये बताएगी कि किसी उपकोष में कितने कक्षक हैं, उनकी संख्या क्या है। बात समझ में आ गई। स्मॉल एम का मान एल पर निर्भर करता है। किसी एल के लिए एम के मान -L से प्लस एल शून्य सहित होते हैं, यानी कि -L से +L तक होते हैं। देखिए, शून्य सहित इसलिए लिख दिया, जो बच्चे मैथ्स पढ़ के, सभी लोग मैथ्स पढ़ के आए हैं, अगर आप माइनस से प्लस में आएंगे, भाई माइनस, चलो मैं एक उदाहरण के लिए मान के चलो, मान लीजिए यहाँ देख लीजिए, एक बार समझा तो दूंगा ही मैं आपको। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। देखिए, शून्य तो बीच में आएगा। यदि आप माइनस से प्लस में आते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया कहीं किसी शहर का, सपोज़ करो -5 चला गया, अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा वहाँ का, तो कैसा होगा, -5 से क्या होगा, -4 होगा, -4 से -3, -3 से -2, -2 से -1। क्या -1 से सीधा +1 हो जाएगा? नहीं, पहले वो 0 टेम्परेचर पे भी आएगा। ठीक है, तो -1 के बाद 0 आएगा और 0 के बाद फिर +1, +2, +3, इस तरह से वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए इसको समझेंगे। देखिए, यदि L का मान, जैसे हमने बताया कि M का मान L पर निर्भर करता है और -L से +L तक होते हैं। शून्य तो बीच में आएगी। देखिए, L का मान 0 है, तो 0 के लिए तो M का मान 0 ही होगा, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, प्लस माइनस। आगे चलेंगे, L का मान यदि 1 है तब क्या करेंगे, देखिए M के मान क्या हो जाएंगे भाई, -1, 0 और +1। भाई ये तो बताया, भाई L का मान यदि 1 है तो पहले तो आप -1 रख देंगे, फिर 0 आ जाएगी और फिर +1। अच्छा, L का मान यदि 2 है तो M के मान क्या हो जाएंगे, -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, L के मान 3 है तो क्या होगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। इस तरह से जो है आप ये चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। किसी L के लिए M के मानों की कुल संख्या 12 + 1 होती है। देखिए, ये एक फॉर्मूला है। आप फॉर्मूले में डायरेक्ट L का मान डालकर कुल M के मानों की संख्या निकाल सकते हैं। यानी कि ये निकाल सकते हैं कि किसी उपकोष में कितने कक्षक हैं, यानी कि उनकी संख्या क्या है। चलिए देखिए, हमने टेबल के माध्यम से समझाना चाहा आपको। ये उपकोष है हमारे पास, जिसे हम L से शो करते हैं, S, P, D और F। हमें पता है S को हम 0 बोलते हैं, P को 1, D को 2 और F को 3। अब देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, 0, -1, 0, +1। ठीक है, अगर 1 है L का मान तो M का मान हो जाएगा -1, 0, +1। देखिए, यहाँ तो थोड़ा पहले यहीं पे कंसंट्रेट करें। देखिए, अगर मैं S कह रहा हूँ, S है यानी कि 0 है, L का मान 0 है, M का मान भी 0 हो जाएगा। तो यदि आप इस फॉर्मूले में L का मान डाल दें, L का मान क्या है, 0, तो 2 की गुणा 0 से होगी, 0 हो जाएगा, तो मान क्या आया, 1। यानी कि हमें बताना चाह रहे हैं जो हमारा S उपकोष है उसमें कक्षक की संख्या 1 ही होगी। ठीक है, जो कि गोलाकार होता है, एक ही कक्षक होता है S। ठीक है, अब देखिए दूसरा उपकोष है P, जिसको हम 1 से शो करते हैं, -1, 0, +1। कितनी संख्या हुई, 1, 2, 3। चाहे इस फॉर्मूले में डाल के देख लें। L का मान 1 कर दें तो 2 की गुणा 1 से हुई तो क्या हो जाएगा, 2 × 2
प्लस 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3। चलिए इसके बाद एल देखिए, एल हमारे पास एल की वैल्यू कितनी है 2 है, जिसे हम डी से शो करते हैं। -2, -1, 0, +1, +2, कितनी संख्या होगी, गिनो को गिनो, 1 2 3 4 5। इस 2 को आप चाहे यहाँ पे फिट करके देख लें आप, 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4 और 1 5। अब आ जाइए, यदि एल हमारे पास एल का मान 3 है, जिसको हमें पता है, इस 3 को हम एफ से शो करते हैं, एफ पोस्ट से, ठीक है। चलिए एम के मान लिखते हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, टोटल कितने मान हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल ये 7 वैल्यू आ गई हमारे पास, 7 राशि आ गई। देखिए एल का मान 3 करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। किसी n के लिए स्मॉल m के मानों की कुल संख्या n² होती है। किसी n के लिए m के मानों की कुल संख्या n² होती है। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, यानी किसी मुख्य कोश में कक्षकों की संख्या कुल कितनी है, तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। आप इंडिविजुअल ना निकालें कि भाई पहले मैं इसमें देखूँ, आप डायरेक्ट जो है n² कर दें, तो कुल कक्षकों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये सब आपको जो है भविष्य में प्रयोग करने अपने आप आ जाएंगे, जब आप इनको पढ़ते चले जाएंगे। आगे चलेंगे, अब है चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए चक्रण क्वांटम संख्या देख लीजिए। चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल s किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करती है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन का चक्रण 2 प्रकार का हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम ये बताना चाह रहे हैं कि भैया चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल s क्या है, यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या सिर्फ ये बताता है, क्वांटम संख्या ये बताती है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो घड़ी की सुई के अनुसार घूम रहा है या घड़ी की सुई की विपरीत घूम रहा है। ठीक है, अब देखिए क्लॉकवाइज है तो वो ऐसे घूमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो वो ऐसे घूमेगा। अगर क्लॉकवाइज है तो उसका मान +12 है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए -12 है, यानी कि s का मान क्लॉकवाइज के लिए +12 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12। पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है, इसको समझेंगे। अब देखिए, इससे पहले जो आपने क्वांटम संख्याएं सीखी, बहुत सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि आप वीडियो को 4 5 6 10 बार देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वांटम संख्याएं आ जाएंगी, और अगर नहीं देखेंगे तो भाई कभी नहीं आएंगे आपको, ये भी तय है। चलिए पाउली अपवर्जन नियम को समझेंगे। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। ये पाउली का अपवर्जन नियम है। पाउली ने ये बताया भैया किसी जो है परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझेंगे इसको। इस नियम से स्पष्ट है कि यदि किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए स्मॉल n, l और m के मान समान हो सकते हैं, परंतु s के मान अवश्य ही भिन्न होंगे। अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि यदि किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l व m के मान समान हो, तब अवश्य ही एक इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +12 व दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान -12 होगा। स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नहीं, अभी दिखाई देगा। ये देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था, n, l व s के मान, यहाँ से देखते हैं, चलो यहीं से दिखा देता हूँ। इसमें देखिए m के मान समान हो, यानी कि हमने पीछे ये पढ़ा कि n, l व m के मान समान हो, तब अवश्य ही एक इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +12 व दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान -12 होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्मॉल n बराबर 1, कोश के इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं निम्नलिखित हैं। देखिए प्रथम इलेक्ट्रॉन देखिए, ये द्वितीय इलेक्ट्रॉन है, यानी कि
एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ये प्रथम है, द्वितीय इलेक्ट्रॉन है, n, क्योंकि उस कक्षक के लिए n, l और m के मान तो समान होंगे, लेकिन s के मान भिन्न होंगे, क्योंकि हमें पता है अगर एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक तो क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखिए n का मान 1 है दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, l का मान 0 है, m का मान भी 0 है। भाई l का मान 0 आ गया तो m का मान तो 0 हो ही जाएगा, लेकिन s के मान अवश्य ही भिन्न होंगे, एक के लिए +½ है और दूसरे के लिए -½ है। एग्जाम्पल हमने किसके लिए लिया, n बराबर 1, हमें पता है n बराबर 1 यानी कि ये पहली मुख्य कोश की बात कर रहे हैं, हम पहले मुख्य कोश की बात कर रहे हैं। हमें पता है उस पहले मुख्य कोश के अंदर एक ही कक्षक होगा और एक ही उपकोश होगा, यानी कि या मैं ऐसे बोल दूं कि उस मुख्य, जैसे हमारा हमने अभी बात करी n बराबर 1, तो n बराबर 1 यानी कि जो हमारे पास एक कक्षा है, ये पहली कक्षा है, इसमें मुख्य कोश भी एक होगा और कक्षक भी एक ही होगा, ठीक है जी। ये देखिए मुख्य कोश, n का मान तो 1 1 आ गया, उपकोश 1 1 है दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक है, यानी कि l के मान भी 1 1 आ गया और m का मान भी कॉमन है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के मान अलग अलग हो गए। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास मुख्य कोश है 1, जो सबसे पहली कक्षा है, नाभिक के जस्ट बराबर है, यानी जस्ट पहली जो कक्षा है उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होगा, ठीक है। अब n का मान तो 1 हो गया दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए। भाई क्वांटम संख्या क्या बताती हैं, इलेक्ट्रॉनों की इंफॉर्मेशन देती हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी जो है क्वांटम संख्या है, ठीक है नहीं। तो देखिए n का मान तो 1 1 हो गया दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, l का मान 0 0 हो जाएगा, m का मान भी 0 0 हो जाएगा, लेकिन s का मान अवश्य ही भिन्न होगा। चलिए पाउली अपवर्जन नियम का अनुप्रयोग देख लेते हैं। पाउली अपवर्जन नियम का अनुप्रयोग, इस नियम की सहायता से परमाणु के विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं की गणना की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैं फिर बता देता हूँ, ये मुख्य क्वांटम संख्या 1 है, n का मान 1 है दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, l का मान 0 होगा। भाई अगर आप l का मान निकालेंगे, क्योंकि n पे निर्भर करता है, तो 0 तो आएगा। भाई हम n बराबर 1 के अंदर हैं, हमें और कहीं नहीं जाना है, और हमें पता है m का मान निर्भर करता है l पे, क्योंकि l का मान 0 है तो m भी 0 हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए। लेकिन s का मान अवश्य ही भिन्न होगा, क्योंकि एक कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है एक के लिए क्लॉकवाइज होगा मान और एक के लिए एंटी क्लॉकवाइज। चलिए ये लेक्चर भी यहीं समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे टॉपिक को लेके जाएंगे और अगले।